नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हैं हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, जो पिछले 3 सालों से ज्यादा समय से जारी है। फरवरी 2022 में शुरू हुआ संघर्ष न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक तरह से प्रभावित कर रहा है। आज के इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे जंग का मौजूदा हाल क्या है, रूस और यूक्रेन की रणनीति क्या है, पश्चिमी देशों का दखल कितना है और सबसे अहम, रूस और यूक्रेन के लोगों पर इसका कितना इंपैक्ट हुआ है। और मुझे लगता है विवेक बखूबी तरीके से आप समझाएंगे आखिर किस तरह से क्या कुछ ये पूरे कहा जाए कि खास बातें इस दौरान की हैं। क्या है खास बातें? ओवर टू यू। बिल्कुल, सबसे पहले युद्ध की बारीकी को समझते हैं, जहां हर तरफ तबाही ही तबाही है और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालने की कोशिश करें तो सबसे पहले नैना, अगर आप देखें यहां पर यूक्रेन के नजरिए से 46,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा सैनिक जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। 75,000 लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन की 20% जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया और लड़ाई की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। और इतना ही नहीं, अब तक 500 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। और इतना ही नहीं, तबाही जो है वो लगातार जारी है। लेकिन अगर रूस के नुकसान की बात की जाए तो भी आंकड़े वही तबाही की गवाही देते हैं। अब तक 1,06,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की जो है वो मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2024 में रूस के 45,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के 10,662 टैंकों को बर्बाद कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 1.3% तक गिरी है। वही महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यानी इससे आप नैना साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग का कोई अंत नजर नहीं आता है। और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि दोनों तरफ नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन सीजफायर की जो उम्मीद है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग नहीं थमी। तबाही की तस्वीरें हर दिन और भी ज्यादा भयावह होती जा रही हैं। ड्रोन हमले, मिसाइल स्ट्राइक और धमाकों की गूंज साफ तौर से यहां पर अभी भी लोगों को डरा रही है। यूक्रेन के शहर एक के बाद एक मलबे में तब्दील हो रहे हैं और जो आंकड़े अभी हमने आपको बताए वो इसकी तस्दीक करते हैं। रूस भी जवाबी हमलों की चपेट में सीधे सीधे नजर आता है। विवेक, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में सैकड़ों लोगों की जान गई है। अस्पतालों पर हमले हुए, स्कूलों पर बमबारी हुई, आम नागरिकों का पलायन हो रहा है। एक युद्ध में ऐसा हमेशा देखा जाता है जिसमें जीत किसी की नहीं होती है, लेकिन नुकसान दोनों तरफ होता है। इसके बावजूद जंग जारी है, कूटनीतिक नाकामी, शांति की कोशिशें ठंडी पड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध कभी थमेगा? क्या ये जंग कभी रुकेगी? यूक्रेन के खार्किव पर रूस का अब तक का सबसे भयानक हमला। आसमान से बरसे 2000 किलो बारूद। धमाका इतना जबरदस्त कि मानो पूरा शहर हिल उठा हो। रात के अंधेरे में तेज रोशनी, फिर धुएं का उठता भयंकर गुब्बार। यही है वो तस्वीरें जो इस युद्ध की नई दहशत बयां कर रही हैं। खार्किव पर 2000 किलो बारूद बरसाना सिर्फ जंग नहीं, यह ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन जिसने दुनिया को झकझोर दिया। फरवरी 2022 में रूस के हमले से हुई जंग अब एक लंबी लड़ाई में बदल चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों सैनिक और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। यह संघर्ष सिर्फ दोनों देशों की जमीन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर गहरा असर डाल रहा है।
बमबारी, मिसाइल हमले और जमीनी लड़ाई के बीच हर रोज नई कहानियां सामने आती हैं। कभी किसी स्कूल पर हमला होता है, कभी अस्पताल खंडहर में तब्दील हो जाते हैं, तो कभी लोग अपने घर छोड़कर दूर देशों में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। कैमरे की नजर से देखें तो ये युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। कीव और पूर्वी यूक्रेन के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हर दिन तोपों और ड्रोन हमलों की आवाज से जिंदगी थम जाती है। बच्चे किताबों की जगह बंकर में दिन बिताने को मजबूर हैं। लाखों लोग या तो अपने परिजनों को खो चुके हैं या फिर युद्ध की वजह से विस्थापित हो चुके हैं। अनुमान है कि करीब 70 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी के तौर पर यूरोप और पड़ोसी देशों में रह रहे हैं। ये लोग ना तो पूरी तरह सुरक्षित हैं और ना ही उन्हें अपने भविष्य का कोई भरोसा है। दूसरी तरफ रूस लगातार ये दावा करता है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ अपनी सुरक्षा और नेटो के बढ़ते दबाव को रोकने के लिए है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके तर्कों को ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन को हथियार, आर्थिक सहायता और डिप्लोमेटिक समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने अब तक सैकड़ों अरब डॉलर की मदद भेजी है, लेकिन इसके बावजूद युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने शुरू में यह दावा किया था कि उसका अभियान कुछ ही दिनों तक होगा, यूक्रेन को जल्दी परास्त कर लिया जाएगा और पश्चिम को एक संदेश मिल जाएगा कि रूस की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत में तस्वीर उलट गई। यूक्रेन ने अपने नागरिकों और सेना के दम पर कड़ा प्रतिरोध किया। राजधानी कीव को कब्जे में लेने की रूसी कोशिशें नाकाम रहीं। धीरे धीरे यह संघर्ष लंबी लड़ाई में बदल गया, जिसमें अब तक कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन आज भी संघर्ष का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाके, जिन्हें रूस ने पहले ही अपना हिस्सा घोषित कर दिया था, वहां लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है। रूस इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेनी सेना दक्षिणी हिस्से खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में लगातार पलटवार कर रही है। कई जगहों पर यूक्रेन ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन रूस की सैन्य ताकत और हथियारों के भंडार की तुलना में यूक्रेन को भारी समर्थन पश्चिम से लेना पड़ रहा है। युद्ध का सबसे भयावह पहलू आम नागरिकों पर इसका असर है। लाखों लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। यूरोप के देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़कर कई मिलियन तक पहुंच चुकी है। पोलैंड, जर्मनी और कई यूरोपीय देशों ने बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण दी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन ने वहां की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर भी असर डाला है। यूक्रेन के भीतर भी कई शहर खंडहर में बदल गए हैं। अस्पतालों, स्कूलों और घरों को निशाना बनाए जाने के बाद आम लोगों की जिंदगी मुसीबत में बदल गई है।
यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस जंग ने पूरी दुनिया को बांट दिया है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हथियार, आर्थिक सहायता और खुफिया जानकारी लगातार यूक्रेन को मिल रही है। अमेरिका और नेटो का कहना है कि ये युद्ध लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच की लड़ाई है। वहीं रूस का कहना है कि यह संघर्ष उसकी सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। उसका दावा है कि नेटो लगातार रूस की सीमाओं तक फैल रहा है, जिससे रूस की संप्रभुता खतरे में पड़ गई थी। रूस ये भी तो आरोप लगाता है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को अपने प्रभाव में लाकर उसके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते थे, इसीलिए उसने सैन्य कार्रवाई शुरू की। जंग के मैदान पर नजर डालें तो दोनों पक्षों ने अब तक भारी नुकसान उठाया है। हजारों सैनिक मारे गए हैं, हजारों घायल हुए हैं और युद्ध हथियारों की भारी तबाही हुई है। लेकिन इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा। वैश्विक बाजारों पर भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है। युद्ध की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई और पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ गईं। यूरोप को मजबूरी में वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़े। गेहूं समेत बाकी अनाज की आपूर्ति पर भी असर पड़ा, क्योंकि यूक्रेन अनाज निर्यात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। इस युद्ध का एक और पहलू है प्रोपेगेंडा और गलत सूचना। दोनों देश और उनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। रूस पश्चिमी मीडिया को एक तरफा बताता है, वहीं यूक्रेन रूस पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाता है। इस सूचना युद्ध ने दुनिया की जनमत राजनीति को भी प्रभावित किया है। अब सवाल यही है कि क्या इस जंग का अंत संभव है? कई बार शांति वार्ता की कोशिशें हुई, इस्तांबुल से लेकर जेनेवा तक बातचीत के दौर चले, लेकिन अब तक किसी निर्णायक नतीजे पर सहमति नहीं बनी। रूस चाहता है कि कब्जाए गए इलाके उसके पास रहें और यूक्रेन चाहे तो बाकी हिस्सों पर शासन करे। वहीं यूक्रेन का कहना है कि जब तक हर इंच जमीन वापस नहीं मिलती तब तक कोई समझौता नहीं होगा। समय समय पर रूस परमाणु हथियारों की चेतावनी भी देता रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका इस्तेमाल होने की संभावना कम है, लेकिन इन धमकियों ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। परमाणु हमले की आशंका ने यूरोप और अमेरिका में सुरक्षा बहस को तेज कर दिया है। इस बीच रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है। पश्चिमी देशों ने तेल, गैस, बैंकिंग और तकनीक पर पाबंदियां लगाईं। हालांकि रूस ने चीन और अन्य देशों की मदद से इन प्रतिबंधों का असर कम करने की कोशिश की। लेकिन यह साफ है कि वैश्विक मंच पर रूस को पहले जितना समर्थन नहीं मिल रहा। यूक्रेन के लिए भी यह युद्ध आसान नहीं रहा। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है। बुनियादी ढांचा लगभग तबाह हो चुका है। लेकिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार कहते आ रहे हैं कि यह जंग उनकी आजादी और पहचान की जंग है। पश्चिम से उन्हें राजनीतिक और नैतिक समर्थन भी मिलता रहा है। 3 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। टाइमलाइन अगर देखें तो फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ। उसी साल रूस ने कई इलाके कब्जे में लिए। 2023 में यूक्रेन ने पलटवार शुरू किया और कुछ इलाके वापस लिए। 2024 में पश्चिमी देशों की मदद और ज्यादा तेज हुई। अब 2025 में भी हालात ज्यादातर वहीं के वहीं। ये जंग एक तरह से ठहराव पर है, लेकिन गोलीबारी और बमबारी थमी नहीं है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि यह युद्ध ना तो किसी एक देश की समस्या है और ना ही सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और मानवीय हालात पर पड़ा है। और जब तक इस जंग का समाधान नहीं निकलता, तब तक दुनिया भर की चिंताएं बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
लेकिन आज की तारीख में दुनिया में जंग का कोई एक मोर्चा नहीं है, जंग के कई मोर्चे खुल चुके हैं। ऐसे एक मोर्चा खुला है इजराइल और यमन के बीच। इजराइल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि अब इसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है। जी हां, रेड सी में जहाजों पर हमले, ग्लोबल ट्रेड पर असर, तेल की कीमतों में जमकर उछाल और पश्चिमी एशिया में छाई अनिश्चितता। एक और इजराइल गाजा में हमास से लड़ रहा है तो दूसरी ओर यमन से हुती ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना किया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल और अमेरिका अब यमन में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। सवाल यह है कि यह संघर्ष कहां तक जाकर रुकेगा। انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच भड़क उठा ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया भर को हिला दिया है। आसमान में गूंजती मिसाइलें, जमीन पर मलबे में बदलते घर और हवा में तैरती बारूद की गंध, यही है इस टकराव की असली तस्वीर, जहां हर रात मौत मंडराती है और हर सुबह लाशों के ढेर गिने जाते हैं। इजराइल का दावा है कि उसने यमन की राजधानी सना और कई हूती ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं और इन हमलों में हूती प्रधानमंत्री समेत कई नेता ढेर हो गए। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि उस संगठन के खिलाफ इजराइल को सीधा संदेश है जिसने लाल सागर और भूमध्य सागर में उसकी सुरक्षा को चुनौती दी थी। हूती विद्रोही भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बयान जारी कर साफ कहा है कि हमारा खून बहा है, लेकिन इजराइल को इसकी कीमत कई गुना चुकानी होगी। यमन से लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइल अब इजराइल के आसमान तक पहुंच रहे हैं, जिनसे तेल अवीव और हैफा जैसे शहर हर पल खतरे में है। ये लड़ाई अचानक शुरू नहीं हुई है। पिछले कई महीनों से हूती विद्रोही इजराइल के खिलाफ खुलकर मोर्चा ले रहे थे। गाजा में हमास पर इजरायली हमलों के बाद हूती संगठन ने खुद को फिलिस्तीन की लड़ाई का साथी घोषित कर दिया और फिर लाल सागर में इजरायली और अमेरिकी जहाजों को टारगेट करके उन्होंने दिखा दिया कि ये जंग सिर्फ गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रहने वाली है। صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا इजराइल का इस बार का हमला सबसे अलग है। खबर है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने हूती नेतृत्व को निशाना बनाया। सना में हुआ वो धमाका इतना भयानक था कि पूरा इलाका हिल गया। धुएं के गुबार में से जब लाशें निकाली गई तो उनमें हूती के प्रधानमंत्री और संगठन के कई बड़े चेहरे शामिल थे। हालांकि हूती इस दावे की पुष्टि करने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो ये उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। इस बीच दुनिया के सामने रेड सी की व्यापारिक लाइफलाइन का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 12% जहाज गुजरते हैं। तेल हो या गैस, यूरोप और एशिया का व्यापार इसी रूट से होता है। हूती विद्रोहियों के हमलों ने इस रास्ते को खतरनाक बना दिया है और इसका सीधा असर पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। तेल के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई का खतरा मंडरा रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी एक बार फिर संकट की आहट सुन रही है। लेकिन सवाल ये कि संघर्ष रुकने वाला है या और बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया के देश भले ही शांति की अपील करें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हर बीतते दिन के साथ बारूद और खून की आग और फैल रही है। गाजा की गलियों से लेकर यमन की पहाड़ियों और अब रेड सी की लहरों तक जंग की लपटें हर ओर देखी जा सकती हैं।
والله لا تشوف المصير عشان الناس. حرام هتشوفوا في المستشفى بس طول بالك. इजराइल के लिए एक मल्टी फ्रंट वॉर बन चुका है। हमास, हिजबुल्लाह और हुती 3 अलग अलग मोर्चों से होने वाले हमलों ने उसकी चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। वहीं हुती विद्रोही भी यह साबित करने पर आमादा है कि वो सिर्फ यमन की लड़ाई तक सीमित नहीं बल्कि इजराइल तक अपने ड्रोन और मिसाइल पहुंचा सकते हैं। نزل 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 يا الله يا الله يا الله يا الله شباب شباب। लेकिन सवाल यह कि अगर ये जंग यूं ही बढ़ती रही तो क्या होगा? क्या रेड सी दुनिया का नया वॉर जोन बन जाएगा? क्या तेल और गैस की सप्लाई थम जाएगी? क्या ग्लोबल इकोनॉमी एक और बड़े संकट में धकेल दी जाएगी? يا الله شركة النفط الآن بتضرب شركة النفط الآن يا الله شركة النفط الآن بتضرب شركة النفط الآن। हालांकि इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि संघर्ष अब इजराइल और हुती विद्रोहियों तक सीमित नहीं है। ये दरअसल मध्य पूर्व की राजनीति, सुपर पावरों की ताकत और वैश्विक अर्थव्यवस्था सबको प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है। वहां से आने वाली एक एक तस्वीर ये साफ कहती है, अगर ये आग अब नहीं बुझाई गई तो इसकी लपटें दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजरायली रक्षा बल यानी IDF हमास के कमांडर्स को चुन चुन कर टारगेट कर करके मार रहा है। अब हमास का टॉप कमांडर, रणनीतिकार और कई हमलों का मास्टरमाइंड ओवेद को इजरायली एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया है। IDF की माने तो अबू उबैदा 7 अक्टूबर 2023 से पहले हमास के सैन्य विंग के बचे हुए वरिष्ठ आतंकियों यानी कि खूंखार आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। एक रिपोर्ट देखते हैं। अबू उबैदा हमास का वो नकाबपोश प्रवक्ता जिसकी असली शक्ल शायद ही किसी ने देखी हो, लेकिन उसकी आवाज, उसकी धमकी, उसके बयान हमेशा सुर्खियां बनते थे। टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, अखबार, हर जगह वही गूंजता था। वो कहता था, हम अल कसम ब्रिगेड हैं। हम इजराइल को सबक सिखाएंगे और आज वही अबू उबैदा मलबे के नीचे दफन हो चुका है। इजरायली हवाई हमले में हमास की सैन्य शाखा का कुख्यात प्रवक्ता अबू उबैदा मौत के घाट उतार दिया गया। IDF ने उस अपार्टमेंट पर हमला किया जहां अबू उबैदा मौजूद था। इस हमले में अपार्टमेंट के अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। उनके परिवार और कासम ब्रिगेड के नेताओं ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। अबू उबैदा ने एक दिन पहले ही इजराइल को धमकी दी थी कि अगर उसने गाजा सिटी पर हमला किया तो उसे खून से कीमत चुकानी होगी। इजरायली सेना और शिन बेत ने एक संयुक्त बयान में बताया था कि IDF ने गाजा सिटी में एक सीनियर हमास आतंकवादी को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले ने सबसे गहरी चोट दी हमास को, क्योंकि अबू उबैदा सिर्फ प्रवक्ता नहीं था बल्कि हमास की पूरी प्रचार मशीनरी का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसकी मौजूदगी से हमास को हौसला मिलता था। उसकी आवाज उनके लड़ाकों के लिए नारा बन जाती थी।
इजरायल ने इस ऑपरेशन को बड़ी सफाई से अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को महीनों से अबू उबैदा की लोकेशन की तलाश थी। जैसे ही उसके छिपने की जानकारी मिली, उसी वक्त तय हो गया कि हमला सिर्फ संदेश नहीं होगा बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत बनेगा। और इसी के साथ आक्रमण में आज के लिए फिलहाल इतना ही।